गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे लोग, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, रे ऑप्टिक्स। पिछले सेशन में, सेशन 1 में मैंने जो समझाया, दैट वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग रे ऑप्टिक्स एंड इट वाज मोर रिगार्डिंग वेव ऑप्टिक्स। तो बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि अरे यार ये सब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक इंट्रो था बेटा, इंट्रो था वो। एक बस कल के सेशन से मैं एक ही लाइन आपको रिपीट करना चाहूंगा कि हम समझते हैं कि लाइट एक वेव है, समझते हैं हम, बट हम इस चैप्टर में लाइट को रे की तरह पढ़ने वाले हैं, रे की तरह, समझे? यानी इसका मतलब यह है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, और ऐसा तभी होगा जब चलते वक्त लाइट अगर किसी से टकरा जाए, वो ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए। लाइट अगर किसी होल से पास हो रहा है तो वो होल बड़ा होना चाहिए, वरना लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा। और हमने यही बस इतना ही कल के सेशन में फोकस किया था। आज बेटा हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं, क्या आपको ये बोर्ड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको मैं दिख रहा हूं? बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको अपने घर में आसपास की चीजें दिख रहे हैं? दिख रहा होगा, बिल्कुल। क्यों दिख रहा है आपको ये बोर्ड? क्यों दिख रहा है? आप क्यों दिख रहा हूं मैं? आप क्यों? क्योंकि मुझ पर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपको गई है, समझे? इस बोर्ड पर से ये जो लाइट मैंने दो दो शुरू रखा है, ये दो दो लाइट इस बोर्ड पर इंसिडेंट हो रहा है। मतलब ये दो दो लाइट इस बोर्ड पर इंसिडेंट हो रहा है, मतलब आ रहा है, इस पर पड़ रहा है, और फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर आपको दिख रहा है। इसलिए आपको ये बोर्ड दिख रहा है, समझे? बात को समझे? तो रिफ्लेक्शन का कोई डेफिनेशन फिलहाल तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, बस आप समझते होंगे कि when light is incident on a body, then a part of light energy is reflected। समझे? बात को समझे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहां पर एक पेड़ है, क्या है? एक बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है? और यहां पर मान लीजिए एक कार है, एक कार है, ओके? मस्त कार है, ये तो जबरदस्त कार है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है? इस कार के अंदर ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है, इस कार के अंदर ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है, स्टीयरिंग व्हील पकड़ के एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक से सुनिएगा मेरा बात। आपको ये आदमी क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? जबकि ये जो विंडो है ना, ये विंडो बंद है, ऐसा विंडो लगा हुआ है, जो कार का विंडो है वो लगा हुआ है, समझे? तो आपको वो आदमी क्यों दिख रहा है? क्योंकि विंडो कांच का है, कांच ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि विंडो कांच का बना हुआ है और कांच ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट कांच से आर पार जा सकता है, इसलिए आपको आदमी दिख रहा है। लेकिन गौर से सुनिएगा मेरा बात, क्या आपको इस कांच में ये पेड़ का इमेज नहीं दिखता है? सच सच बोलिएगा। किसी ना किसी एंगल से आपको ये आदमी भी दिखता है और इसके कांच पर ये पेड़ भी दिखता है, क्योंकि कांच 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है, समझे? कांच 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है।
जब आप एक ग्लास लेते हैं, कांच, है ना, इस चैप्टर में ग्लास का मतलब जिससे पानी पीते हैं वो नहीं, ग्लास मतलब कांच। तो लाइट जब आता है तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो पार हो जाता है, कुछ पोर्शन जो है वो पार हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात मेरा? कुछ पोर्शन जो है पार हो जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन वापस भी आ जाता है। तो इसके कारण आपको ये पेड़ दिख रहा है, समझे? और इसके कारण आपको ये आदमी दिख रहा है, समझे? इसके कारण कौन दिख रहा है? आदमी। और इसके कारण कौन दिख रहा है? पेड़। समझ गए ना? तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम, क्या कहते हैं ना भाई? पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात और बताइए, ये तो आप समझ गए कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि कुछ पार्ट वापस आता है, क्योंकि कुछ पार्ट पार भी होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मुझे एक बात बताइए, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड पर आपका चेहरा आपको क्यों नहीं दिख रहा है आईने की तरह? सोचिए, जमीन पर जब मैं देखता हूं, देखिए मुझे महसूस कीजिए, मैं जब जमीन पर देखता हूं मुझे मेरा चेहरा दिखता है, थोड़ा बहुत धुंधला सा दिखता है, लेकिन बोर्ड पर जब मैं देखता हूं तो मुझे मेरा चेहरा नहीं दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा है? और आईने में मेरा चेहरा क्लियरली दिखता है, एक एक फोड़ा फुंसी पिंपल सब दिख जाता है। समझ रहे ना आप मेरा बात? यही अगर फ्लोर, यही अगर फर्श काफी चिकनी होती, ये फर्श अगर बहुत ज्यादा चिकना होता तो मुझे यहां पर भी मेरा चेहरा एकदम आईने की तरह स्पष्ट दिखता, लेकिन इस बोर्ड पर नहीं दिखता है, नहीं दिख रहा है, समझे? छत पर मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो बेटा ऐसा इसीलिए क्योंकि बेटा रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। समझ गए ना आप? रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक प्रकार इसका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन। और बहुत सिंपल है इसको समझना। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सरफेस काफी स्मूथ होना, सरफेस काफी स्मूथ होना। समझ गए? है ना? और डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सरफेस रफ होना, सरफेस रफ होना। वेट, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, डोंट वरी। जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुत ही स्मूथ सा सरफेस लिया, सर बोर्ड तो स्मूथ है। अरे मॉलिक्यूलर लेवल में देखिए, एकदम माइक्रोस्कोप से जूम करके देखिए, ये बोर्ड में बहुत सारे आपको गड्ढे नजर आएंगे, ऐसा नजर आएगा। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो चिकना मतलब होता है ऐसा स्मूथ सरफेस, समझे? और रफ मतलब होता है ऐसा। छूने से तो स्मूथ लगी रहा है, बोलना, छूने से तो स्मूथ लगी रहा है, बट छूने से हम इसके रफनेस को फील नहीं कर पाएंगे, माइक्रोस्कोप से देखा तो फील कर पाएंगे। समझ गए? तो ऐसी बात है, दिस इज स्मूथ एंड दिस इज रफ। समझ रहे हैं बात को? तो हो क्या रहा है कि लाइट मान लीजिए इस पर आया, पैरेलल लाइट आया, ऐसे लाइट आया, एरो बनाना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइट रिफ्लेक्ट भी हो गया।
ये नॉर्मल बना रहा हूं मैं, सब एक्सप्लेन करूंगा। रिफ्लेक्ट हो गया, ये चला गया लाइट, ये चला गया लाइट, ये चला गया लाइट, ये चला गया लाइट। गौर से देखिए, इंसिडेंट लाइट भी पैरेलल था और रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल है। सही बोला कि नहीं? स्मूथ होने के कारण ये सारे नॉर्मल आपस में पैरेलल है। बात को समझिए, स्मूथ होने के कारण ये सारे नॉर्मल आपस में पैरेलल है, इसलिए ये सारे एंगल सेम है और इसीलिए ये सारे एंगल भी सेम है। समझे? और इस वजह से जब आप किसी भी चीज को, जिससे लाइट आ रही है, किसी भी चीज को अगर आप देखोगे, किसी भी चीज से अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज इस सरफेस पर स्पष्ट नजर आएगी। इधर आपको ये चीज इस सरफेस पर जब आप देखोगे, ऐसा करके ध्यान से देखो, है ना, आप इसको डायरेक्ट मत देखो, आप इसको सरफेस पर देखो। आप जब इनसे निकला हुआ लाइट को जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके तरफ जब नजरें डालोगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट ऐसा इस सरफेस के अंदर वहां दिखेगा, जैसा मैं अपना चेहरा इस फ्लोर पे देख पा रहा हूं, क्योंकि फ्लोर चिकना है। सारे एंगल्स बराबर होने के कारण मुझे ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन ये जो बोर्ड है, इसका सतह, इसका सरफेस मैंने ऐसा बनाया है। अब ऑब्जेक्ट से तो लाइट वैसा ही आ रहा है, सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है, इसमें आने वाला लाइट का क्या दोष? आने वाला लाइट का कोई दोष नहीं है, लेकिन जाने वाला लाइट आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। यहां पर अगर आप एक नॉर्मल बनाओगे तो वो नॉर्मल ऐसा होगा, यहां पर बनाओगे तो वो नॉर्मल ऐसा होगा, यहां पर अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो वो नॉर्मल ऐसा होगा, और यहां पर अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो वो नॉर्मल ऐसा होगा। सारे नॉर्मल्स पैरेलल नहीं है इसकी तरह, इसलिए ये लाइट ऐसा निकलेगा, ये लाइट ऐसा निकलेगा, ये लाइट ऐसा निकलेगा और ये लाइट ऐसा निकलेगा। आई बात समझ में? तो जब हम इनको ट्रेस बैक करेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर नहीं दिखेगा, सब अलग अलग दिशा में भाग रहा है, इसकी तरह नहीं है। बात को समझे, बात को कोशिश कीजिए समझने का। सरफेस का रुखड़ा होने के कारण जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रहते हैं वो आड़ा टेढ़ा भागते हैं, इसीलिए ऐसे वक्त में जिस ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट से आप इंसिडेंट लाइट ला रहे थे वो तो पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट तो आड़ा टेढ़ा है ना, इसलिए आपको ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां नहीं दिखने वाला है ना। किसी एंगल से शायद किसी को दिख जाए, बट सभी एंगल से सबको नहीं दिखेगा। समझे? यहां पर सभी एंगल से आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, कोई भी एंगल से आप देखिए आपको दिख जाएगा। समझे? तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन। डिस्पर्स्ड मतलब बिखर जाना, डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन। समझ गए कि हम, जैसे देखिए सिंपल सा बात है, मेरे इधर जो दीवार है, इधर जो दीवार है, उस पर मेरा चेहरा मेरे को नहीं दिख रहा है, बट रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि मैं दीवार को तो देख पा रहा हूं ना, मैं दीवार को देख पा रहा हूं। समझे? लेकिन दीवार रुखड़ा है, जितना प्लास्टिक पेंट मारिएगा उतना चमकेगा। क्यों चमकेगा? क्योंकि वो स्मूथ होने लगता है, बट आईने की तरह नहीं, इस फर्श की तरह नहीं, मार्बल पत्थर की तरह नहीं। समझे? तो सोचिए एक आईना कितना स्मूथ होता होगा कि आपको उसमें आपका चेहरा हूबहू दिखाई दे रहा है, कितना स्मूथ होता होगा सोचिए।
कभी कभी मैं सोचता हूं, सोचिए, सुनो थोड़ा सा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं जब किसी को देखता हूं, किसी को भी जब मैं किसी को देखता हूं तो ठीक है, मैं तो डायरेक्ट उसको देख रहा हूं, इसलिए मुझे उसका चेहरा दिख रहा है अच्छे से, क्या है कैसा है दिख रहा है। लेकिन जब मैं मिरर में देखता हूं अपना चेहरा, तो क्या भरोसा, गौर कीजिएगा, भले मैं आपको पागल लगूं, क्या भरोसा जैसा दिख रहा है शायद वैसा ना हो। समझ रहे ना आप? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसा दिख रहा है शायद वैसा ना हो, बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा ऑफ कोर्स। आई विल मतलब प्रैक्टिकली आई एम एन एलियन एंड आई एम लुकिंग लाइक ह्यूमन हियर, ऐसा नहीं होगा। बट क्या भरोसा एकदम जैसा दिख रहा है वैसा ना हो, बिकॉज ऑल इज अबाउट स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। समझे? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे समझ गए आप। सरफेस का काफी स्मूथ होने की वजह से पैरेलल लाइट आया था, पैरेलल लाइट गया। समझ गए? और डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन का मतलब समझ गए आप? डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन मतलब पैरेलल लाइट आएगा लेकिन पैरेलल जाएगा नहीं। ठीक है? तो अच्छा हुआ आपको एक नया चीज पता चल गया कि हमें हर चीज पर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखता है, जबकि रिफ्लेक्शन तो हर जगह होता है जैसे आईने में होता है। लेकिन आईने में ही चेहरा क्यों दिखता है? क्योंकि आईना इज वेरी 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 स्मूथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। तो ये था रिफ्लेक्शन। अब हम कुछ टर्म्स सीखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है टेक्निकली समझना। देखिए, समझता तो सभी है कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इमेज किसको बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली समझना जरूरी है ना। रिफ्लेक्शन में कुछ नाम आते हैं, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और फिर ऑब्जेक्ट, इमेज, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, और फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, है ना। ये सब चीजों का टेक्निकली हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे सम यूजफुल टर्म्स। आप लोग मस्त कॉपी में मेंटेन करके इसको लिख लीजिएगा। सम यूजफुल टर्म्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे काफी सिंपल है। जो रे ऑब्जेक्ट से आती है उसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे, है ना। रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अ मिरर, या मिरर ही नहीं, कोई भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट नहीं। मिरर क्या है? एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझे। तो रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही है हम उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे ये मिरर है, मान लीजिए, ये मान लीजिए मिरर है, और ऐसे करके लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से, सो दिस इज इंसिडेंट रे। IR मतलब इंसिडेंट रे। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो जा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो जा रही है, यानी रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझे। जैसे ये है ना, ऐसा एरो देना बहुत जरूरी होता है ताकि आप समझ सको इंसिडेंट कौन है और रिफ्लेक्टेड कौन है। RR मतलब रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा नॉर्मल। देखिए, नॉर्मल शब्द का मतलब यहां पर साधारण नहीं होता है। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री,
बिल्कुल सही, जो आप 10th में मैथ्स में पढ़े थे कि सर्कल में हम अगर इसे टेंजेंट कहते हैं तो इसे नॉर्मल कहते हैं, समझे? तो नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल का मतलब क्या होगा? अ लाइन, एन इमेजिनरी लाइन, ऑफ कोर्स लाइन तो सच का होता नहीं है, एन इमेजिनरी लाइन perpendicular to the reflecting surface, perpendicular to the reflecting surface, ठीक है। एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पर बच्चा, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस, है ना, एंड दिस इज द नॉर्मल। ध्यान से देखिएगा, तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आई बात समझ में? ठीक है, पता था आपको ये सब, ऐसे आपका दिमाग खा रहा हूं और कुछ नहीं, है ना, ये सब तो आपको पहले से ही पता है। चलिए चौथा, चौथा है बाबू इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हम इसे आई से डिनोट करते हैं। और बहुत सिंपल है इसका डेफिनेशन, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन, the angle between incident ray and the normal। काफी सिंपल है, पता है आपको अच्छे से। पांचवा है रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और देखिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल आर है, और वो कौन सा एंगल है देखिए तो, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। सो द एंगल बिटवीन, बहुत ही बोरिंग नहीं है बेटा, ये सब ठीक से समझो तो आगे इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो क्या सीखा ना भाई, दोनों ही एंगल आई और आर नॉर्मल के साथ बनता है। इंसिडेंट का एंगल नॉर्मल के साथ इज आई, और रिफ्लेक्टेड का एंगल नॉर्मल के साथ आर हो गया। उसके बाद 6th नंबर में मैं बताऊंगा आपको एंगल ऑफ ग्लैंसिंग, एंगल ऑफ ग्लैंसिंग। ग्लांस का मतलब क्या होता है? व्यू, देखना। तो एंगल ऑफ ग्लांसिंग ये वाला एंगल है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाला। यानी सरफेस के साथ जो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे बनाता है, इट इज एंगल ऑफ ग्लैंसिंग। इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। थीटा, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद 7वें नंबर पर आएगा ग्रेजिंग। लाइट इज ग्रेजिंग। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है, इसलिए समझा दे रहा हूं।
लाइट इज ग्रेजिंग का मतलब होता है जब कोई लाइट अलोंग द सरफेस चले, समझे? जैसे ये मान लीजिए कोई सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और लाइट जब ऐसे आ रही है, मान लीजिए ऐसे, मतलब सरफेस को छू कर जा रही है, ग्रेज करना, तो क्या बोलेंगे? लाइट अलोंग द सरफेस। इसको बोलते हैं हम कि भाई लाइट क्या कर रहा है? ग्रेज कर रहा है। गाय घास चरती है, काउ ग्रेजेस ग्रास, वैसा। समझ गया? अब आखिरी दो टर्म, एक है ऑब्जेक्ट। सर अब ये भी आपको समझाना पड़ेगा क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है बेटा, सुनना ध्यान से, बड़ा ही दिलचस्प चीज है। सुनो, ऑब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं जो इंसिडेंट रेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आता है। मतलब देखो, ध्यान से देखना, अगर मान लो ये एक मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट मान लो मैंने यहां रखा है, तो आप इसे ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हो? क्योंकि क्योंकि यहां से जो लाइट रेज आ रहा है ऐसे, क्या मैं बोल सकता हूं कि दीज आर इंसिडेंट लाइट रेस? क्या मैं बोल सकता हूं यस दीज आर स्ट्रेट लाइंस? यस। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल द स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग? है कि नहीं? दादा ऐसे ही है बेटा, अच्छे से समझो इस चीज को, भले तुमको बहुत चिल्लर लगे बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट होता है हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझे? इंसिडेंट रेस जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट होता है हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं वेयर इंसिडेंट रेस आर इंटरसेक्टिंग, वेयर इंसिडेंट रेज आर इंटरसेक्टिंग। समझ में तो आई गया होगा, भले बकवास लगा होगा बट बाद में आपको महसूस होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगले ही सेशन में महसूस हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में क्या मैं बताऊंगा? इमेज। हाँ सर समझ गया, मेरे को समझ गया। क्या समझ गया? रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर से इंटरसेक्ट होंगे उसको हम इमेज कहते हैं। समझे? जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे ये तो परपेंडिकुलर टू मिरर गया है तो ऐसे गया था और ऐसे ही लौटेगा। अच्छा, यहां पर अगर मैंने एक नॉर्मल बनाया तो ये ऐसा लौटेगा, और यहां पर मैंने अगर एक नॉर्मल बनाया तो ये ऐसा लौटेगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइट रे है रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, क्या ये दोनों इस साइड कभी भी इंटरसेक्ट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि दोनों डाइवर्जिंग है, ऐसे जा रहे हैं, तो उधर कभी नहीं मिलेंगे। ये दोनों लाइंस इधर कभी नहीं मिलेंगे बट उधर मिलेंगे। आप इसको बैक ट्रेस कीजिए और इसको भी बैक ट्रेस कीजिए। सर बैक ट्रेसिंग में आपने चीटिंग कर दिया। अच्छे से बैक ट्रेस कीजिए, आपको फिर समझ में आएगा। ज्यादा हो गया, कम हो गया, अभी ठीक है। आप इसको बैक ट्रेस करो, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इसको बैक ट्रेस करो और इसे भी बैक ट्रेस करो। ये पॉइंट पर आपका इमेज होगा। समझ में आया? तो इस तरह समझना बहुत जरूरी है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेस जहां मिलते हैं हम उसे इमेज कहते हैं। तो इमेज किसे कहते हैं? 9 नंबर, इमेज किसे कहते हैं? वेयर रिफ्लेक्टेड लाइट रेस intersect
आई बात समझ में? तो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग कि इंसिडेंट लाइट रे जहां मिलते हैं हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां मिलते हैं हम उसे इमेज कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है, ये सारे टर्म्स आप याद करो। क्या क्या है भाई? इंसिडेंट रे, क्या क्या बताया मैंने? इंसिडेंट रे बताया जो ऑब्जेक्ट से आ रही है सरफेस की तरफ। रिफ्लेक्टेड रे क्या बताया? जो सरफेस से जा रही है। नॉर्मल क्या बताया? जो सरफेस पर परपेंडिकुलर है। इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई क्या बताया? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इसके बारे में क्या बताया? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ ग्लांसिंग किसको बताया ना भाई? इंसिडेंट और सरफेस के बीच का एंगल। ग्रेजिंग कब कहते हैं? जब लाइट अलोंग द सरफेस जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इमेज किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जिस पर पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो उसे हम इमेज कहते हैं। इतना सारा टर्म्स याद कीजिए। ठीक है, बढ़िया। अब हम सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। काफी सिंपल है, आपको पता भी होगा, है ना? दो ही तो लॉ है, बहुत सिंपल है। देखिए, अभी आप रिफ्लेक्शन में दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और एक कर्व्ड मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। कर्व्ड मतलब वही कन्वेक्स कनकेव, है ना? प्लेन मिरर में ही आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद आप कर्व्ड मिरर में आएंगे, उसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन हो गया, है ना? ऐसा आपको तरीका सिखाऊंगा कि इमेज कहां बनेगा, 10th का पढ़ाई भूल जाएंगे आप, इतना मस्त है ये। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 10th क्लास में पढ़े थे, 8th क्लास में पढ़े थे। बहुत सिंपल सिंपल दो लॉज हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक मिरर है या कोई भी सरफेस है, मिरर ही नहीं, कोई भी सरफेस है, दीवार, बोर्ड, जमीन, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसे करके लाइट आया, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड के साथ जो एंगल बनता है हम उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो बेटा पहला लॉ यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसी को तो लॉ बोलते हैं, मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या पहला लॉ क्या है? सिंपल है, I विल ऑलवेज बी इक्वल टू R। समझे? पहले लॉ में क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी बराबर होगा। ये जो मैंने सरफेस ऐसा बनाया था, एक लाइट रे ऐसे आया था, एक लाइट रे ऐसे आया था, एक लाइट रे ऐसे आया था। नॉर्मल बनाइए, देखिए ये सरफेस पर नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, ये सरफेस पर नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, और ये सरफेस पर नॉर्मल शायद ये खुद होगा। तो बेटा इस केस में आई अगर छोटू सा दिख रहा है तो आर भी आपको छोटू सा बनाना पड़ेगा। ये में इस केस में अगर आई आपको बड़ा सा दिख रहा है तो आपको आर भी बड़ा सा बनाना पड़ेगा। और इस केस में अगर आपको आई 0 दिख रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल? बोथ लाई ऑन द सेम लाइन, है ना? तो इसलिए आई 0, तो इसी रास्ते से फिर आर भी होगा, मतलब आर भी 0 होगा एंगल। समझ गए? तो पहला लॉ ये सिंपल सा है, आप इसको बनाइए, बिल्कुल बनाइए। ठीक है, और दूसरा भी बड़ा सिंपल है यार। दूसरा है, ध्यान से देखो, आप लोग समझ चुके हैं वेक्टर उक्टर पढ़ने के बाद कि ये बोर्ड क्या है? दिस बोर्ड इज अ प्लेन। ये बोर्ड एक प्लेन है, मानते हैं कि नहीं? है ना? इसी प्लेन में देखिए इंसिडेंट लाइट रे भी है, इसी बोर्ड के प्लेन पर नॉर्मल भी है,
और इसी बोर्ड के प्लेन पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी है। तो यही है आपका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ यही है क्या कि भाई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and the normal lies in the same plane। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर ये लाइट रे ऐसे आ रही है बोर्ड पर, ये नॉर्मल भी बोर्ड पर है, तो रिफ्लेक्टेड बोर्ड से बाहर नहीं भाग सकती या बोर्ड के अंदर नहीं जा सकती, बोर्ड पर ही रहेगी रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी। आई बात समझ में? दैट्स ऑल माय डियर, दैट्स ऑल। तो पहला क्या था? I इज इक्वल टू आर, सब समझते थे आप लोग। दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सेम प्लेन पर लाई करेगा। समझे? ओके, वेरी गुड। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब आपको हम एक नया टर्म सिखाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैं आपको टर्म सिखा रहा था उसका लास्ट नंबर था 9 नंबर था, इमेज। एक और टर्म है 10वां नंबर, 10th नंबर। सर तभी क्यों नहीं समझा दिए? मेरा मन इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th नंबर, एंगल ऑफ डिविएशन। बेटा आप इससे नजरें नहीं हटा सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंगल ऑफ डिविएशन। देखिए डिविएट का मतलब क्या होता है? बकर बकर करने से पहले एक डायग्राम हो जाए। ये मान लीजिए एक कोई तो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये मान लीजिए इंसिडेंट लाइट रे है। ये क्या है सर? कुछ नहीं, मैंने इंसिडेंट लाइट रे को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ये सच का लाइट रे नहीं है, ये सच का लाइट रे है। ये मैंने नॉर्मल बना दिया, और ये मैंने निकाल दिया रिफ्लेक्टेड। तो ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन। देखिए डिविएट करने का मतलब होता है, डिविएट करने का मतलब होता है भटकना। यहां वहां भटकना नहीं, अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक जाना, मुड़ जाना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये सरफेस नहीं होता, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लाइट रे ऐसा आ रहा था और ऐसा निकल जाता? है ना? लेकिन रिफ्लेक्शन प्रोसेस के कारण ये लाइट रे ऐसा आ तो रहा था, बट ऐसा नहीं गया, ऐसा जा रहा है। तो अपने पथ से, अपने रास्ते से ये कितना एंगल मुड़ गया, ये कितना एंगल मुड़ गया, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, और डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं इस सिंबल को? डेल। ध्यान से देखिए, इट इज इनकम्प्लीट 8। समझे? सो दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। सो इट इज द एंगल थ्रू विच द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे deviates। समझे? हाँ, इट इज द एंगल बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। सो इट इज द एंगल बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड, एक्सटेंडेड मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक्स्ट्रा बनाना, एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम लोग? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर क्या मैं बोल सकता हूं कि ये I और R एक ही एंगल है? बढ़िया, बहुत सही। तो इस एंगल को
क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है जी? इसका नाम ए दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं बी, और इसका नाम दे देता हूं सी, इसका नाम दे देता हूं डी। क्या मैं बोल सकता हूं एबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन? एबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, बोल सकता हूं एबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन? यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ए बी डी, एंगल ए बी डी कितना है? देखो तो एंगल ए बी डी कितना है? इट इज आई प्लस आर। पूरा ज्योमेट्री का खेल है बच्चा। इस चैप्टर को तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इस चैप्टर को तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, है ना? आई प्लस आर बोल सकते हैं, आई प्लस आर, है ना? और आर और आई तो बराबर है, तो क्यों ना इसे आई प्लस आई बोला जाए। सर आप आर प्लस आर भी बोल सकते थे। हाँ बोल सकते थे, मेरे को ये मन कर रहा है बोलने का। 2i है जी। हाँ, और एबीसी स्ट्रेट लाइन है। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो डेल है, एंगल ऑफ डिविएशन इज 180 माइनस, ये जो एंगल है डेल, इट इज 180 माइनस आई प्लस आर, यानी एंगल एबीडी है जी। तो डेल आ गया 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। समझ गया? ठीक है। अच्छा, ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझा तो दोबारा देखिए इसको। प्लेन मिरर हम अगले सेशन से पढ़ेंगे। देखिए याद रखिएगा बच्चे लोग, कोई भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है, बट जिस जगह आपका चेहरा दिख जाए उसको आप क्या बोलिएगा? मिरर, है ना? ऐसा समझे? तो हम लोग इसको अगले सेशन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि काफी समय हो चुका है, कैनॉट कंटिन्यू।